हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना देरी से। कहता है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, मैं कई बार करा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी एक बार रिविज़न कर लीजिए। कह रहा है जन्म पूर्व अवधि है, मध्य वाली अवस्था है, प्रारंभिक वाली अवस्था है, किशोरावस्था है। ठीक है, देखो बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका प्रारंभिक और एक मध्य। और बाल्य अवस्था की उम्र कितनी होती है? 6 से 12। ये वाली हो जाती है 6 से 9 और ये वाली हो जाती है 9 से 12। ठीक है, तो सबसे संवेदनशील जो अवधि होती है हमारी प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है 6 से 9 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा विकास होता है कहाँ से शुरू होता है? विकास हमारा निरंतर चलता है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, और जो हमारा विकास है कहाँ से शुरू होता है? वो हमारा भ्रूणावस्था से शुरू होता है और कहाँ तक? मृत्यु तक चलता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कह रहा है प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, उद्योग बनाम अधीनता। ठीक है, देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी जीन पियाजे की है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कोहलर की कौन सी हो जाएगी? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, कोहलर ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3, और इन 3 की 2-2 अवस्थाएं, यानी कि कुल कितनी अवस्थाएं हो गई? 6 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और एक क्वेश्चन आपका जेंडर वाइज से बिल्कुल पक्का है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो जेंडर वाइज से सिंपल सी बात है, केवल एक पक्ष को अगर आप वरीयता देंगे तो वहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? जेंडर पक्षपात लग जाएगा, है ना। लड़कियाँ मैथ नहीं पढ़ सकती हैं, केवल लड़के पढ़ सकते हैं। लड़कियाँ केवल घर का काम करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है? जेंडर वाइज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से संबंधित है। कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता को हमें कम करना है। कह रहा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देकर, जेंडर पृथक खेल समूह बनाकर, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ठीक है, देखो जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यहाँ पे पहले ही पृथक बोल दिया। जब अलग अलग बैठा दोगे तो जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म कैसे करोगे? जेंडर पृथक खेल, देखो फिर जब खेल में भी अलग अलग कर दोगे कैसे करोगे, है ना। केवल जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को जब महत्व दे दोगे तो कम कहाँ से होगा? महत्व दोगे, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दोगे। यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में आप परिचर्चा कीजिए, यानी कि बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर क्या करना है? व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग के किसी भी काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करना है ना। करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव महत्व दिया है। मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की का पासवर्ड क्या है, यानी कि ट्रिक क्या बताई थी? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो यही बोला है उसने कि सामाजिक और सांस्कृतिक। तो वाइगोत्स्की ने क्या कौन से सिद्धांत दिए हैं? सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो 3 सिद्धांत उन्होंने इस तरीके से दिए हैं। और उसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? ये सामाजिक अंतःक्रिया। तो किसका सिद्धांत है? ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी से 6 क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको देखने को। कहता है कि जिक्सा पहलू को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो अपने कार्य को करना और अपने कार्य को दिशा देना वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ठीक है, पाड़ और ढांचा किसका शब्द है? ये भी वाइगोत्स्की का ही शब्द है। आत्मकेंद्रिकता जीन पियाजे का शब्द है, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, ये भी लाइबाइकोस्की से क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रबलन है, अनुबंधन है, मॉडलिंग है या पाड़ या ढांचा है। तो क्या है, पाड़ या ढांचा है। ठीक है, यानी कि इसके फोल्डिंग है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में याद रखिए इसके फोल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है, कह रहे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। देखो, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस में आ जाता है, ये अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। संरक्षण कक्षा समावेशन ये किस में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। ठीक है, अस्थगित अनुकरण यानी कि पदार्थ स्थायित्व, वस्तु के न होने पर भी वस्तु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, इसको अब दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये आ जाता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुत्क्रमणीयता, ये अनुत्क्रमणीयता किस में आ जाता है, ये आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें ऑप्शन ढूंढना था मूर्त का, वो आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, उम्र मैं इसकी कई बार बता चुका हूँ। और जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, कौन कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 तक चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। कह रहा है स्कीमा है, अनुबंधन है, प्रबलन है और अवलोकन अधिगम है। ठीक है, तो पियाजे का शब्द कौन सा है, स्कीमा है। कौन सा शब्द है, स्कीमा। और स्कीमा होता क्या है, ये बच्चों की सूचना का क्या होता है, जो स्कीमा होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रारूप भी बोलते हैं। ये होता क्या है, बच्चों की सूचना का भंडार गृह, जहाँ पे वे अपनी सूचनाएं सहेज कर एक निश्चित योजना के अनुसार क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आकलन से संबंधित है। कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो है हमारा बच्चों का निदान का पता करके क्या करना है, ज़्यादातर जो करते हैं हम निदान करके उसका उपचार करते हैं। ठीक है, ये तो होता है ना निदान। यानी कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना है ना, कि कहाँ पर कमी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं, मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को कि बच्चों के लिए श्रेणी या ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप में नहीं बांटना है ना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है, हो सकता है ये ऑप्शन। कह रहा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। मैंने बताया था कि बच्चों को नामांकित नहीं करना है। ठीक है, कि तू अच्छे नंबर लाया है, तू बेकार नंबर लाया है, तू इधर बैठेगा, तू उधर बैठेगा, यानी कि बच्चों को ग्रुप में नहीं बांटना है। कह रहा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें कह रहा है लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। क्या हुआ, 2। यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट भी हो सकूं।